हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसे डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सर्वप्रथम डोवर्टी नामक वैज्ञानिक ने डोवर्टी नामक वैज्ञानिक ने सन 1957 में न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे सेल को दो भागों में बांटा। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के आधार पर सेल को दो भागों में डिवाइड किए। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। चलिए दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब है और प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से कैसे डिफर है, ये हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स होता है बिफोर या फाल्स या प्रिमिटिव। बिफोर मीन्स पहले की, फाल्स असत्य, प्रिमिटिव मीन्स पहले या पुराने समय की, या प्रिमिटिव हम यूज करते हैं पुराने पास्ट टाइम के लिए। प्रिमिटिव, फाल्स एंड बिफोर। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और फाल्स और बिफोर। और कैरी 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 मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो वैसा न्यूक्लियस जो फाल्स न्यूक्लियस, फाल्स जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, अब्सेंस हो, अब्सेंट हो, क्या हो, अब्सेंट हो, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल ना हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रो मीन्स होता है फाल्स और कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल सेल के जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें फैला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, जीनोपोर, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, जीनोपोर। इन्हें तीन शब्दों से बोलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम एंड जीनोपोर। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और प्रोकैरियोटिक सेल में, जो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें मेम्ब्रेनिक जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेनिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। हम चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना के, देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें ये साइटोप्लाज्म है।
इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसे हम बैक्टीरियल सेल को बेस मानकर डिफाइन करते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल को, क्योंकि इसका जो एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया एंड जो अदर स्पीसीज बैक्टीरिया के हैं उसमें ये सब पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्लैजेला, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोइड, यहाँ एक फ्री इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। यहाँ प्लाज्मिड, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेनिक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, इसलिए मेम्ब्रेनिक सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। अब आता है mRNA पॉलीसिस्टोनिक। ये क्या है? mRNA पॉलीसिस्टोनिक, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा मान के चलिए जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम कहेंगे डीएनए। इसमें ये बेस हैं, आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन बेस, जिसमें ATCGU ये आते हैं, ये नाइट्रोजन बेस हैं। ये जो नाइट्रोजन बेस हैं, ये जो इनका जो डीएनए होता है वो कई सारे mRNA को मैसेंजर आरएनए को कोड करता है। क्या करता है? कोड करता है, जिससे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनती हैं। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये mRNA डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप के ये mRNA को कोड करता है। कौन? ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, क्या है? ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है? डीएनए का ऐसा भाग, ऐसा सेगमेंट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, या mRNA को, या जो किसी mRNA में ट्रांसक्राइब होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, ये कई सारे mRNA को कोड करता है। इसलिए जो ये mRNA वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स फॉर्मेशन होता है, इनसे डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म्ड होती हैं। किनसे? ये mRNA से। इन्हीं mRNA को कई सारे mRNA, डिफरेंट टाइप के mRNA जब डिफर टाइप की प्रोटीन को कोड करते हैं, तो ऐसे mRNA को हम पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं। जो पॉलीसिस्टोनिक mRNA होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आप याद करने का, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। एक बार ये JRF में पूछा गया था।
तो ये जो प्रोकैरियोटिक mRNA है, प्रोकैरियोटिक mRNA सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक mRNA, प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रो mRNA पॉलीसिस्टोनिक जो पाया जाता है, इसे mRNA पॉलीसिस्टोनिक को ऐसे याद कर सकते हैं, P से प्रोकैरियोटिक और P से पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि अभी हमें मोनोसिस्टोनिक मिलेगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अब अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है A+T रेशियो G+C, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अभी मैंने बताया नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस ATCGU, जो कि U DNA में नहीं होता, जो U होता है ये DNA में नहीं होता, ये यूरेसिल थाइमिन की जगह RNA में होता है, ठीक है। तो ATCG, अब इनका जो रेशियो है, इसमें जो DNA में जो इनका रेशियो है, रेशियो का मतलब ये A और T, पायरीन एंड पिरामिडीन, जो प्यूरीन और पिरामिडीन जो हैं, ये इनका जो रेशियो DNA में है वो कितना रेशियो है, किसका रेशियो ज़्यादा है और कितना रेशियो इसमें DNA में पाया जाता है। जैसे DNA है, कितना कहाँ पे AT ज़्यादा है या CG ज़्यादा है, कहीं पे A, कहीं पे A, देन T, C, G, A, T ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे ये DNA है, DNA में जो AT का रेशियो है, AT और GC का जो रेशियो है वो कितना है प्रोकैरियोटिक सेल में 0.88। 0.88 कैसे होगा, जब G+C, मान लो ये A+T G+C G+C, जब G+C की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी हमारा जो भी रेशियो आएगा वो 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि G+C का जो कंटेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो मोर होता है कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। A+T एंड G+C का जो रेशियो है वो 0.88 है, जिसमें G+C का रेशियो अधिक होता है A+T के रेशियो से। इसके A+T के रेशियो से G+C का रेशियो अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि G+ रेशियो प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा होता है। अब आते हैं DNA RNA का। अगले पॉइंट में DNA और RNA का जो इसमें रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। DNA और RNA का जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। अब ये क्या है, मतलब कहने का इसमें जो DNA होता है, इसमें जो DNA होता है वो कम होता है और जो RNA होता है वो मोर होता है। किसके कंपैरिजन में, DNA के कंपैरिजन में। तो ये तो सिंपल है कि DNA RNA का रेशियो 1:2 होता है। यहाँ इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में RNA ज़्यादा होता है। इनमें mRNA पॉलीसिस्टोनिक, ATGC रेशियो और DNA RNA रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक मटेरियल, इसे न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम एंड जीनोफोर भी कहते हैं, इसे भी याद करके रखिएगा। आगे मूव करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है।
सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा? सर्कुलर, अभी मैंने बनाया था सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी मैंने चित्र जो बनाया था, जो डायग्राम था, उसमें देखा होगा आपने फ्लैजिला और मीजोसोम और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये है बैक्टीरिया के आधार पे। बैक्टीरिया को आप दिमाग में रख के चलिए कि बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है बैक्टीरिया में, तो उसको आधार पे बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, मीजोसोम होता है, सेल वॉल जो होती है वो म्यूरिन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरिन। ठीक है, तो अब हम जानते हैं फ्लैजिला क्या होता है। फ्लैजिला देख चुके हैं, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, अभी पीछे डिस्कस किए हैं हम। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है जो लोकोमोशन में वर्क करता है। मोशन करवाने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब बैक्टीरिया जाता है तो उसे फ्लैजिला उसमें वर्क करता है। मीजोसोम का जो वर्क है वो रेस्पायरेशन के लिए है। क्या है? रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन। अब मीजोसोम जो है वो रेस्पायरेशन के लिए है। इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल सबसे आउटर कवरिंग लेयर होती है जो म्यूरिन की बनी होती है, या उसी को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। ग्लाइकॉन, उसी को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हैपेनॉइड्स। ये क्या होते हैं? हैपेनॉइड्स, ये स्टेरॉल होते हैं। स्टेरॉल जो क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी देते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब उसे स्टेबिलिटी, स्टेबल, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने का वर्क करते हैं। स्टेबल, एक स्थान पे स्टेबल रखने का वर्क करते हैं। कौन? स्टेरॉल होते हैं। उस स्टेरॉल का नाम है हैपेनॉइड्स। क्या नाम है? हैपेनॉइड्स। जो किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। हैपेनॉइड्स जो स्टेबिलिटी देते हैं किसे? सेल मेम्ब्रेन को। किसे? सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन। स्टार्टिंग कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन कौन सा? फॉर्मिल मेथियोनिन। जब हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस मान लीजिए ये mRNA है, इसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है। mRNA में ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है, तो उस समय जो फर्स्ट अमीनो एसिड जो उस समय जो फर्स्ट अमीनो एसिड आता है वो फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है। फॉर्मिल मेथियोनिन, ये जो लिखा हुआ फॉर्मिल मेथियोनिन, यही है कि स्टार्टिंग कोडॉन जो होता है वो फॉर्मिल मेथियोनिन। इसमें देखेंगे आप, इसमें ये कौन सा कोडॉन, इसको कोड करने के लिए कौन सा अमीनो एसिड? फॉर्मिल मेथियोनिन। कहाँ से? स्टार्टिंग कोडॉन जो है। अब स्टार्टिंग कोडॉन AUG जो होता है वो कोड करता है फॉर्मिल मेथियोनिन। इसका मीन्स मतलब ये है कि जो AUG कोडॉन है वो फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है। फर्स्ट हैपेनॉइड्स देख लिया हमने, फ्लैजिला, मीजोसोम, रेस्पायरेशन, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में पढ़ लिया हमने, अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यू मीन्स क्या होता है? पहले हम देखेंगे यू मीन्स क्या होता है। यू मीन्स होता है ट्रू। ट्रू एंड कैरी मीन्स होता है, अभी हम पीछे देखे हैं, डिस्कस किए हैं, कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। क्या हो? जिसमें ट्रू, सत्य न्यूक्लियस। ट्रू मीन्स सत्य, डेवलप्ड, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, जिसमें सत्य केंद्रक हो, ट्रू न्यूक्लियस हो, वैसी कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है? न्यूक्लियस बिल्कुल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसमें आप प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल को दिमाग में रखकर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लिख सकते हैं। कैसे? प्लांट सेल में आप प्लांट सेल का जो डायग्राम में बना के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मान लें ये सेल है, या प्लांट सेल या एनिमल सेल। इसमें ये केंद्रक है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है, केंद्रक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। ऐसा रफली हम डायग्राम बना के आपको बताए दे रहे हैं, बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये होगी वैक्यूल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, इसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया, या सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं। अब इसमें देखते हैं हम, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। इसमें मतलब कहने का सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, हमारा यू मीन्स ट्रू, कैरी मीन्स न्यूक्लियस, इसमें सत्य न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब इसमें आते हैं ATGC रेशियो में। वहां पे हमने देखा ATGC रेशियो, वहां पे जो ATGC रेशियो था वो 0.88 था। कहने का मतलब हमारा GC कंटेंट उसमें ज़्यादा था, और इसमें जो ATGC रेशियो है वो है 1.52। कितना? 1.52। कहने का मतलब हमारा जो AT रेशियो है, इसमें जो AT कंटेंट है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा GC ज़्यादा होगा तो हमारा जो ये वैल्यू है वो 0 पॉइंट कुछ करके आएगी, और इसमें AT रेशियो ज़्यादा है, इसलिए जो वैल्यू है वो 1 प्लस आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है। तो 1.52 इसमें AT रेशियो A प्लस T रेशियो G प्लस C है, जिसमें AT कंटेंट सबसे इसमें ज़्यादा है, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में GC कंटेंट ज़्यादा था, जिसका उसका रेशियो था 0.88। ये आपको समझ में आ गया होगा। RNA DNA या DNA RNA रेशियो, DNA RNA रेशियो इसमें होता है 1:1। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 1:1 होता है।
डीएनए आरएनए रेशियो 1:1। डीएनए और आरएनए का जो रेशियो होता है यूकैरियोटिक में वो 1:1 होता है। इसमें 2 इन्वेलप सिस्टम होता है, 2 इन्वेलप सिस्टम। इन्वेलप जानते होंगे, इन्वेलप मीन्स होता है कवर, मेम्ब्रेन, इन्वेलप। पहला तो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल इन्वेलप। दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक इन्वेलप हो गया, ये दूसरा इन्वेलप हो गया, तो 2 इन्वेलप हो गए। तो इस सेल में 2 इन्वेलप सिस्टम होता है, 2 इन्वेलप मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो सेल की खुद की जो सेल मेम्ब्रेन है वो हो गई। तो सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें सेल इन्वेलप और सेल में भी सेल इन्वेलप। तो इस प्रकार इसे 2 इन्वेलप सिस्टम कहते हैं। 2 इन्वेलप सिस्टम पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S बहुत नॉर्मल सा सबको ही जानता है। उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम। अब बात ये आती है 80S राइबोसोम जो होता है ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, और यूकैरियोटिक के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें भी 70S का राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों होते हैं। 80S यूकैरियोटिक में जो उसका साइटोप्लाज्म है उसमें पाया जाएगा, और जो 70S है ये सेल ऑर्गेनेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। 70S एक बार और समझ लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। थोड़ी सा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, देख लेते हैं। ये 70S राइबोसोम है। पहली बात, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है जो सब जानते हैं। अब यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें होता है 70S का। प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनेल्स में। जो 80S होता है ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब ये कैसे कहेंगे, दोनों कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये ऑर्गेनेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सब में होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यही सेम चीज डीएनए में है। लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनेल्स, जो यूकैरियोटिक के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। उसमें क्या होता है? डबल यूकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये हो गया क्लियर। एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक, मैंने वहां आपको बताया था। जो एमआरएनए उसमें पॉलीसिस्टोनिक होता है,
इसमें जो mRNA होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है। कहने का मतलब इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, जो एमआरएनए बनेगा वो किसी एक प्रोटीन को कोड करेगा, किसी एक प्रोटीन को कोड करेगा, किसी एक प्रोटीन को कोड करेगा। रब कर लेते हैं। जो ये mRNA है, ये mRNA है, ये mRNA जो ये मान लें यूकैरियोट का है, ये सिंगल प्रोटीन को कोड करता है। किसको? सिंगल प्रोटीन को कोड करता है। कोड करने का मतलब बनाता है, ठीक है, किसी एक प्रोटीन को बनाता है। इसलिए यूकैरियोटिक के जो एमआरएनए होते हैं उन्हें कहते हैं एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक या मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। यही बात प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक का जो एमआरएनए होता है ये एमआरएनए है प्रोकैरियोटिक का। इसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन। कौन? जो प्रोकैरियोटिक का एमआरएनए है, किसका? प्रोकैरियोटिक का। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाता है। इसलिए इसे कहते हैं हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रो, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर? अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी। अब वहां भी हम देखे थे कि स्टेबिलिटी के लिए प्रोकैरियोटिक में हैपेनोइड्स थे, जबकि यूकैरियोटिक में, यूकैरियोट में स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी किसको? सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए अर्गेस्टेरॉल है और ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल में, कोलेस्ट्रॉल एनिमल में, अर्गेस्ट्रॉल प्लांट में। कोलेस्ट्रॉल एनिमल में स्टेबिलिटी, एनिमल सेल में स्टेबिलिटी देता है कोलेस्ट्रॉल। एक स्टेरॉल होते हैं, उसमें भी हैपेनोइड्स जो होता है, एक स्टेरॉल था जिसमें प्रोकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे स्टेबिलिटी दे रहा था। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं किसके लिए? एनिमल सेल के लिए और प्लांट सेल के लिए। तो एनिमल सेल के लिए कोलेस्ट्रॉल एंड अर्गेस्ट्रॉल प्लांट सेल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल। जो उसकी सेल वॉल थी वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स इन बैक्टीरिया। अब इसमें जो सेल होती है, एक फंगस सेल वॉल और प्लांट में, एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो फंगस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन, काइटिन। और जो प्लांट में काइटिन की बनी होती है, जो फंगस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो प्लांट में होती है वो सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज। साफ साफ लिख देते हैं। फंगस में काइटिन की और इसमें काइटिन और इसमें सेलुलोज। इसमें काइटिन की, इसमें सेलुलोज की। ये हो गया सेल वॉल के बारे में। हमने डिस्कस किया यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है दोनों का डिफरेंस पॉइंट वाइज। आगे हम देख लेते हैं कि इनमें दोनों में
मेन डिफरेंस कैसे होता है, क्या नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं प्रोकैरियोट, यहाँ लिख लेते हैं यूकैरियोट। इसमें मैंने अभी बताया आपको, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसमें 70s का राइबोसोम, इसमें 70s एंड 80s, क्योंकि 80s जो होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में और 70s सेल के ऑर्गेनेल्स में। इसमें देखते हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA, और इसमें मोनोसिस्टोनिक mRNA। इसमें GC कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें AT कंटेंट ज़्यादा होता है। जो इनका दोनों का रेशियो होता है, इसमें होता है 0.88 और इसका होता है 1.52। ये हमने डिस्कस किया है। इसमें सेल वॉल के उसमें डिस्कस किया। सेल वॉल जो होती है वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन की। इसमें सेल वॉल काइटिन जो फंगस में होती है, काइटिन की बनी होती है, और सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल बनी होती है, सेलुलोज की। इसके बाद हमने इसमें अब्सेंस और प्रेजेंस देखी है सेल ऑर्गेनेल्स की। इसमें अब्सेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन हमने देखा है स्टेबिलिटी, इसमें है हैपेनोइड्स जो स्टेरॉल हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं, और इसमें है कोलेस्ट्रॉल जो सब लोग जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो एक स्टेरॉल है, और अर्गेस्ट्रॉल जो प्लांट में स्टेबिलिटी देता है, और ये एनिमल में। ये आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस दोनों का खत्म होता है, और शायद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।